बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम है उसके ऊपर काम आगे बढ़ चुका है और अब लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अब तो कोई पीछे रह ही नहीं गया मामला। जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल थी इस वक्त हुकूमत के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो सेनेट था। सेनेट के अंदर थोड़ी मुश्किल थी। कौमी असम्बली में मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि आइनी अदालत ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशस्तें हैं वो मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातों में बांट दी थी, जिसके बाद उनके पास कौमी असम्बली में जाली अक्सरियत मिलाकर और फार्म 47 मिलाकर ये सब करके 2/3 अक्सरियत सिंपली उनको मिल गई थी। हाँ, सेनेट में उनके लिए प्रॉब्लम था, उनको 2-3 नंबर कम हो रहे थे। बल्कि एक सेनेटर जो है हुकूमत के इरफान सिद्दीकी साहब, वो बीमार भी थे, तो इन्हें 64 का नंबर पूरा करने के लिए दिक्कत का सामना था, लेकिन वो नंबर पूरे हो गए। और नंबर पूरे कैसे हुए पहले तो आप ये देख लीजिए, फिर बताते हैं तरमीम क्या है। फिर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव मेरे पास खबरें, वो भी आप तक पहुंचाता हूं। नंबर 1 तो ये कि नाज़रीन, बलूचिस्तान से फजल रहमान साहब के सेनेटर अहमद खान ये फजल रहमान की पॉलिसी के खिलाफ गए। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप छोटी सी पार्टी है और थोड़े से सेनेटर्स हैं, थोड़े से अरकान असम्बली हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर नहीं पाए। तासुर यही है कि फजल रहमान साहब ने इस मरतबा फिर सहूलतकारी की और उस सहूलतकारी के नतीजे में वो खुद तो पाकिस्तान से बाहर चले गए। वो अपने बेटे के साथ दुबई रवाना हो गए मुबैना तौर पे। फिर उन्होंने कुछ और जगहों पे जाना है, वहाँ पे भी जाएंगे। जबकि उनका एक सेनेटर इस्तेमाल किया गया, अहमद खान, और उसने जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आइनी तरमीम के लिए वोट डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सैफुल्ला अबरू जो है, ये सिंध से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं, कारोबारी बंदे हैं। ये बिलावल से भी मिले थे और बहुत पहले से ये मशकूक हो चुके थे, और इन्होंने भी जाकर वोट डाल दिया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। देखें, मैं वैसे ही कह दूं कि जी बड़ी कोशिश की, बेचारे चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के या बाकी ओहदेदारान ने बड़ा जोर लगाया कि अपने सेनेटर्स को रोकें, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि कौमी असम्बली में उनको पता है कि क्या चल रहा है, और सेनेट के अंदर 1-2 सीटों का मसला था, तो पीटीआई ने कोशिश भी नहीं की कि वो कोशिश करते। बहरहाल सैफुल्ला अबरू और अहमद खान, इन दोनों ने वोट डाला, एक पीटीआई का और एक फजल रहमान का, और इनके वोट के बाद 27वीं आइनी तरमीम में सेनेट में हुकूमत का मसला हल हो गया। अब पीछे क्या रह गया? कौमी असम्बली। वहां पे तो मामला पहले ही ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फजल रहमान साहब नाकाम हुए। फजल रहमान साहब के बारे में अब भी सबको यही शुबा है कि उन्होंने खामोश सहूलतकारी की है, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ फजल रहमान साहब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हासिल कर लेंगे। अब आ जाए जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, मैं आपको अभी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, सबसे बड़ा लूजर कौन है। लेकिन बिलावल के नाना ने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा था, मुल्क को तोड़ा था। बिलावल के नाना ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर मुल्क को तोड़ा था, और बिलावल ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के आईन को दफन कर दिया। सिंपल इज दैट, कि आज पाकिस्तान में आईन नाम की कोई चीज नहीं है। आप अदालत में देख लें, कुछ भी नहीं बाकी बचा दिया, खत्म हो गई। अब वो जो जजेस कभी डट के खड़े होते थे या कोई बातचीत करते थे, उनकी कोई औकात नहीं है। जब दिल करेगा उनको घर भेज दिया जाएगा। लिहाजा वो जजेस भी फैसला करें कि उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर ये लड़ाई लड़नी है या बाहर निकलकर वकला के साथ मिलकर कोई तहरीक तैयार करनी है, ये जजेस को भी फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल बिलावल ने वो आइन दफन कर दिया जो उसके नाना की तरफ से क्रेडिट लिया जाता था। जो भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी, जरदारियों ने मार दिया। भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी इतनी दहाइयों में, लेकिन जरदारियों ने भुट्टो को मार दिया और भुट्टो का आइन दफन कर दिया। सो कॉल्ड भुट्टो, सबका ही मिलजुल के आइन बनाया था, सबने, बड़े बड़े रहनुमा हुआ करते थे आइन बनाने वालों में शामिल। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके बदले में क्या मिलेगा? देखिए, एक तो फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने दी जाएगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। फौरी तौर पे पहला तोहफा ये मिलेगा, और फिर बिलावल और जरदारी के साथ मामला आगे बढ़ाए जाएंगे कि फ्यूचर में बिलावल को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाना है। उसके लिए जरदारी खानदान को कुछ और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और वो आने वाले दिनों में आप कुर्बानियां देख लेंगे। बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। बिलावल ने कहा, जी हमारे आइन में एक कमजोरी और एक कमी थी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने इस कमी और कमज़ोरी को पूरा कर दिया। कमज़ोरी पता क्या थी? ताहयात इस्तिस्ना वाली कमज़ोरी थी। कमज़ोरी ये थी कि जनाब हमने भुट्टो को इतना पॉलिश करना है कि उनके अंदर शक्ल नजर आए। पीपल्स पार्टी से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब हम पीपल्स पार्टी को जोड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी थी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद का किरदार कोई बड़ा काबिल तारीफ नहीं था, लेकिन जिन हालात में उन्होंने मौत को कबूल किया, उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोया। बेनज़ीर भुट्टो ने भी आगे उस दाग को मिटाने में बड़ा सियासी किरदार अदा किया। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के बाद जब ये पार्टी जरदारियों के कब्जे में गई तो उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के। आज जमहूरियत को दफन किया है तो पीपल्स पार्टी ने किया है, वो इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। आइन में कौन सी कमजोरी दूर की है? आपने पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में किसी आर्मी चीफ को, किसी फौजी को इतने ज्यादा इख्तियारात दे दिए हैं जो इससे पहले कभी किसी के पास नहीं थे। ये आपने किया है। आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते करते तमाम सिविल इदारों का कंट्रोल खत्म कर दिया आपने। अदलिया को एक पुर्जा बना के रख दिया, तमाम इदारे कंप्रोमाइज कर दिए और फर्द वाहिद के हाथ में सारी ताकत आपने दे दी। ये इन्होंने किया है। नवाज शरीफ को इसमें क्या मिला और नवाज शरीफ ने ये क्यों किया, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है 27वीं आईनी तरमीम का? तो सादा बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ खुद है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, मेरी सोर्स से बात हुई और ये वो लोग हैं जो चंद लोग जाकर मिले नवाज शरीफ साहब से हाल ही में, और उन्होंने इसके बारे में मियां साहब से राय जानना चाहिए। क्योंकि देखें, कंफ्यूजन फैल गया था कि इस किस्म की घटिया कानून साजी आइन को दफन करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा साद रफी दायरों के सफर की बात कर रहा है कि दायरों में घूमते रहेंगे तो दायरों में ही घूमते रहेंगे। जो पीएमएलएन के नजरियाती लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा बहुत अवाम में जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने। लेकिन जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कुछ लोग ये बयानियां बना रहे थे कि नवाज शरीफ, और ये कंफ्यूजन फैल रही थी कि नवाज शरीफ कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले सकता है, या नवाज शरीफ इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या नवाज शरीफ इस किस्म की घटिया आइन साजी के हक में नहीं है। इस किस्म की बातें कुछ लोग कर रहे थे। हकीकत बताता हूं, नवाज शरीफ साहब से जो लोग जाकर मिले, उन्होंने जब मियां साहब के सामने सिचुएशन रखी और पूछा कि रहनुमाई करें जनाब, आप रहनुमा है, तो नवाज शरीफ साहब ने अब बातें जो की हैं वो सुनने वाली हैं। मियां साहब ने कहा जी, पहली मर्तबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मर्तबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियां साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियां साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है। जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो, तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें, फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। एक हद से जाके आगे तो ये सारी चीजें भी बेमानी हो जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।